मैं तो कांग्रेसी हूं, जन्मजात कांग्रेसी हूं, तो मेरे तो कभी ख्याल में भी ऐसा नहीं आता कि मैं किसी कैंडिडेट को हराने के लिए कोशिश करूं और समाज के खिलाफ मैं काम करूं। किसी एक नेता को गुजरात का अहमद पटेल बनना है, उस अपनी ख्वाहिश में कि मैं अहमद पटेल हूं, मतलब गुजरात का कोना कोना उसको मालूम है अहमद पटेल कैसे बन सकेगा। उस सीट पर उनका हक बनता था पटेल साहब की वजह से, उसके लिए थोड़ी सी नाराजगी थी, मगर सोनिया जी ने उनको बुलाकर और राहुल जी ने उनको बुलाकर समझा दिया है। देश डरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले के लिए जेल के सिवा और कुछ भी बचा नहीं है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। खासतौर से गुजरात में 7 मई को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से सियासी पारा भी गुजरात में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ में गुजरात कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष वजीर खान पठान साहब मौजूद हैं। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि गुजरात में खास तौर से किन मुद्दों पर इनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। जी वजीर साहब, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और किस तरीके से लड़ाई है इस बार की। पूरे हिंदुस्तान में टीवी मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, क्या बोलती है, वो सारा हिंदुस्तान सुनता है। उनके पास न कोई विकास का मुद्दा है, न किसी डेवलपमेंट की बात है, सिर्फ और सिर्फ यही बात पर लेकर वो चुनाव लड़ने के लिए आज जब हिंदुस्तान में निकले हैं, तब कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल जी पूरे देश में एक न्याय यात्रा निकालकर लोगों के सामने आए हैं और लोगों को सच्ची हकीकत, इस देश के लोगों के लिए क्या हो सकता है, इस भारतीय जनता पार्टी कौन से लोगों को क्या कर रही है। जैसे अदानी और अंबानी की बात होती है तो सारा देश जानता है कि एक अदानी के अलावा किसी को भी भारतीय जनता पार्टी जो हेल्प करनी चाहिए वो नहीं कर रही। वो सारा हिंदुस्तान का जानता है, गरीब लोग जानता है, किसान जानता है, हिंदू और मुसलमान सभी लोग जानते हैं। इस बात को लेकर आज परेशान पूरे देश के लोग हैं कि भाई किसी न किसी तरह 10 साल बहुत हो चुके भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब एक बार इंडिया गठबंधन को अपना वोट डाले ताकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका भी एक, इस पार्टी नहीं आएगी उसके जरिए चेकिंग होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कमी है या इंडिया गठबंधन के लोगों में कमी है। सारा देश डरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले के लिए जेल के सिवा और कुछ भी बचा नहीं है। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली के हमारे केजरीवाल जैसे को भी उन्होंने आज जेल में डाल दिया है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा किस्सा है कि किसी ने मुख्यमंत्री को जेल में डाला हो, ये भारतीय जनता पार्टी है, उसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है, लोगों पे दबाव है। मगर लोग इस बार के चुनाव में अपना वोट बहुत साइलेंटली जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देने वाले हैं, उसमें कोई शक मुझे लगती नहीं है। इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, उसमें कोई जरा भी कमी दिखती नहीं है। खासतौर से आप जब चुनावी मैदान में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनके अपने क्या मसले होते हैं और किन उम्मीदों पर वो अगर आपको वोट दे तो किन उम्मीदों पर वोट दे, कितनी परेशानी उनको। सबसे पहले के ओबीसी, एससी, एसटी जिनका एजुकेशन में रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को हिंदुस्तान की सारी चीजें देने की शुरू कर दिया है। जैसे अदानी को एयरपोर्ट दे रहे हैं, किसी को कुछ और दे रहे हैं, ताकि उस जगहों पर अनामत कोटा अपना न आए और उनके जरिए वो अपने ही आदमियों को ये सर्विस दे सके। और जो अनामत है, जिन जिन लोगों को, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखा जाए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आप अध्यक्ष हैं,
खासतौर से गुजरात में बड़ी संख्या में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के रहते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय जो है वो अक्सरियत में है कई जगहों पर, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से भी उम्मीद थी लोगों को कि मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं टिकट दिया। तो एक मायूसी छाई है मुस्लिमों में, उसको कैसे देखते हैं? और जो मुस्लिमों की सियासी रहनुमाई लगातार कम हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गुजरात में जहां माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, वैसे ही हमारी समझ में 3 सीटें हैं। एक है अहमदाबाद की और वो भी है रिजर्वेशन, दूसरी है कच्छ की जहां माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, वो भी है एससी रिजर्वेशन, तीसरी बची भरूच की। भरूच में हमारे मुरब्बी स्वर्गस्थ अहमद पटेल साहब जब तक जिंदा थे तब तक उनको पूछकर ही उसकी टिकट दी जाती थी। वो टिकट देने की जब बात आती तो पार्टी ये लिखती थी, हमने अहमद पटेल साहब जिसको बोले उसको टिकट दिया जाए, और अहमद पटेल साहब सूझबूझ से अपनी टिकट लोकसभा की वहां पर देते थे। मुसलमानों को भी दी ये टिकट, पिछली दफा भी मुसलमान को दी थी, पिछली बार शेर खान को दी थी, नहीं जीत नहीं पाए। इस बार जो इंडिया का अलायंस हुआ और इंडिया के अलायंस में चेतर वसावा करके जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट एमएलए की सीट पर काफी लीड से जीता था बीजेपी के सामने। तो उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने चेतर वसावा को लोकसभा का कैंडिडेट बनाने के लिए इंडिया के गठबंधन में बहुत जोर लगाया। हमारे यहां से मुमताज बेन भी डिमांड कर रहे थे, मगर कांग्रेस पार्टी के हित में और हिंदुस्तान के मुस्लिमों के हित में एक एक सीट बहुत जरूरी इस वक्त लग रही है। उसी के वजह से यह सीट इंडिया का गठबंधन न टूटे, केजरीवाल के साथ में छूटा छेड़े जैसा होता है वैसा न हो जाए, इस सीट के लिए तो हम लोगों ने भी बोला कि कुछ भी हो जाए, हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसमें इंडिया गठबंधन न टूटे उसकी भी जिम्मेदारी हम मुसलमानों की है। उसी की वजह से हमने ये सीट को छोड़ा है। मुमताज बेन को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा समझदारी पूर्वक समझाया है और उनको यह भी कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की पार्टी आएगी तब आपका मान सम्मान कांग्रेस पार्टी करेगी, और उसके लिए हम लोग मुसलमान भी उनके लिए लड़ेंगे और उनको अच्छे से अच्छा स्थान दिलाने के लिए पूरी कोशिश हम लोग करने वाले हैं। इसलिए हमने सोच समझकर एक सीट जब इंडिया गठबंधन को मिलती है और भारतीय जनता पार्टी की कम होती है और पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज जाता है, उसी की वजह से हमने ये सीट छोड़ी है, बाकी कोई दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। क्या इस फैसले से मुमताज बेन नाराज है? क्योंकि देखा गया जब राहुल गांधी वहां से अपनी न्याय यात्रा निकले तो उसमें भी वो नहीं पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं इससे नाराजगी नजर आ रही है। उसमें ऐसा है कि उस सीट पर उनका हक बनता था पटेल साहब की वजह से, उसलिए थोड़ी सी नाराजगी थी, मगर सोनिया जी ने उनको बुलाकर और राहुल जी ने उनको बुलाकर समझा दिया है और आज वो हमारे साथ में कैनवासिंग भी कर रहे हैं और कांग्रेस को हेल्प भी कर रहे हैं। एक आरोप लग रहा है, वो आरोप यह है कि खासतौर से जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका जो है वो साठगांठ है राजनीतिक एतबार से। इस आरोप को कैसे आप देखिए, मेरी बात सुनिए, ये आरोप वो लोग लगाते हैं कि जिनकी जिंदगी में कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी दूसरी पार्टी, अलग अलग पार्टी से आए हुए लोग हैं, उनको मेरी माइनॉरिटी की चेयरमैन की सीट लेनी है। और कुछ लोग माइनॉरिटी के चेयरमैन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मगर बात यह है कि इलेक्शन शुरू होने के बाद तुरंत ही 26 के 26 लोकसभा के कैंडिडेटों का हमने संपर्क किया, हर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन का संपर्क किया, हर माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को एक लेटर लिखा हमने कि भाई हमारे इलाके में इलेक्शन शुरू होने वाला है, और मैंने हर सीट पर 2-2 ऑब्जर्वर मेरी तरफ से माइनॉरिटी के जो मेरी बॉडी के लोग हैं उनको मैंने हर जगह पे रखा है। नाराजगी माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट को है, इसकी वजह है कि एक मीटिंग प्रदेश समिति में बुलाई गई
और प्रदेश समिति में बुलाकर जीपीसीसी से फोन आया था, जो मीटिंग मैंने तो बुलाई नहीं थी, पीसीसी ने बुलाई थी। वहां पर ऐसा हुआ कि भाई कुछ लोग कैनवासिंग के लिए जाएंगे, किसी एक नेता को गुजरात का अहमद पटेल बनना है, और अपनी ख्वाहिश में कि मैं अहमद पटेल हूं, मतलब गुजरात का कोना कोना उसको मालूम है, अहमद पटेल कैसे बन सकेगा। अहमद पटेल तो हिंदुस्तान के कोने कोने को जानते थे। यानी अहमद पटेल बनने के ख्वाब है जिनके दिल में, उनको छोड़ देना चाहिए। अहमद पटेल के हम जूते में भी पांव रख सके ऐसी कोई हमारी हैसियत नहीं है। मैं तो यानी ये जो आरोप लग रहे हैं राजनीतिक है, राजनीतिक है, क्योंकि इन्होंने जो मीटिंग बुलाई और जहां कहीं जाते हैं वहां मेरी चेयरमैन जो ऑलरेडी 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उस चेयरमैन को निगलेक्ट करके उन्होंने दूसरे को जिम्मेदारी सुविधा की देने की कोशिश की। उसकी वजह से मेरे चेयरमैनों ने ऐसी बात की कि 5 साल से हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट का नक्शा तैयार है, लोग तैयार है, और किसी दूसरे आदमी को रातों रात जो आप खड़ा कर दोगे, वो एमआईएम के स्टेज पर भी होता था, कहीं और भी होता था। तो ऐसे वजह से लोग नाराज है। जैसे जिग्नेश मेवाणी ने बड़गाम की सीट के लिए कुछ लोगों को मना करा कि मेरी सहमति के बगैर आप कैसे वहां मीटिंग कर सकते हैं, मगर वो मीटिंग का काम मैंने नहीं किया था, हमारे समाज के किसी एक जिम्मेदार आदमी ने वो मीटिंग बुलवाई थी। जिग्नेश का कहना यह था कि भाई ये मेरे सामने एमआईएम में जब लोग काम कर रहे थे तो ऐसे लोगों को आपने काम सौंपा, और मैं जिम्मेदार जो मेरे साथ में काम थे उनको बुलाया भी नहीं, उसकी नाराजगी उसको भी थी। जिग्नेश की बात आपने निकाले, खासतौर से जहां से वो जीत के आ रहे हैं, मुस्लिम अक्सरियत है लेकिन वो भी सीट रिजर्व है, इसलिए जिग्नेश हो गई। लेकिन खासतौर से वहां के मुस्लिम नाराज ही है अभी तक जिग्नेश को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मुस्लिम नाराज भी होंगे, आप समझे ना। फिर भी वहां के मुसलमान इतने अच्छे हैं कि वक्त आने पर बीजेपी के सामने मुसलमानों का क्या फर्ज है, क्या करना चाहिए, वो समझकर जिग्नेश को दूसरी बार भी, मैं खुद भी गया था इलेक्शन के कैनवासिंग में, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी 2 बार आए थे, और दिल्ली से हमारी एआईसीसी का हमारे पे हुक्म था कि किसी भी हालत में जिग्नेश को हमको जिताना है, क्योंकि उसको पूरे इंडिया में उसका बेनिफिट लेना है पार्टी को, तो जिताने की हमारी फर्ज था। तो हमने उसके लिए हमारा पैसा भी खर्च किया था, हम बार बार गए थे और जिग्नेश को हमने जिताया था। आज भी कुछ मुसलमानों को उसकी नाराजगी नहीं है, मगर कुछ लोगों को वहां जाने नहीं मिला, वो लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जिग्नेश को हम बता देंगे, जिग्नेश से हम ये करेंगे। वो जिग्नेश अच्छी तरह से जानता है कि कौन इंसान ये डायलॉग बोल रहा है। मैं तो कांग्रेसी हूं, जन्मजात कांग्रेसी हूं, तो मेरे तो कभी ख्याल में भी ऐसा नहीं आता कि मैं किसी कैंडिडेट को हराने के लिए कोशिश करूं और समाज के खिलाफ मैं काम करूं। मैंने कभी पक्ष बदला नहीं है। सन 1980 से कॉलेज का जीएस था, तब से यूथ कांग्रेस से लेकर आज जो पोजीशन ली है वो मेरे काम की वजह से ली है। कुछ लोग मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश है। खासतौर से दूसरी चीज देखें कि जो गांधीनगर विधानसभा सीट है उसमें मुस्लिमों का सबसे बड़ा आबादी वाला इलाका जुहापुरा और सरखे जा रहा है, लेकिन एक नाटकीय परिवर्तन ये हुआ है कि कल अचानक से एमआईएम यहाँ की जो निर्दलीय उम्मीदवार थी सुहाना बेन, उनको सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस को कितनी दिक्कत होगी और क्या कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो टूटेगा? देखिए, सुहाना बेन एमआईएम से काउंसिलर है और मेरे बेटे के सामने ही वो चुनाव लड़े हैं, और यहां कुछ वजह से लोगों में एमआईएम का जोश था। पहली बार एमआईएम आ रही थी तो उसमें मेरी कांग्रेस की 3 सीटें हम लोग हार चुके हैं। सुहाना बेन एमआईएम की काउंसिलर आज भी है, वो उनका मसला है, मगर पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कि एमआईएम क्या है और बहुजन समाज भी क्या है आज की तारीख में। तो मैं नहीं मानता कि एमआईएम को कोई मुसलमान ज्यादा वोट देवे।
नहीं, इससे कितना परिवर्तन हुआ? जो चुनावी समीकरण थे उससे कितने परिवर्तन हुए? क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार की अपनी ज्यादा कुछ सियासी वो नहीं होता है, लेकिन जब एक कोई पार्टी और वो भी राष्ट्रीय पार्टी हो और समर्थन देती है तो उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करने लगता है, पूरी पार्टी काम करने देखिए, मैं लगती है। किसी को कुछ आरोप लगाना नहीं चाहता, मगर गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का भी शासन चल रहा है। कुछ ऐसे ऑफिसर भी होते हैं जो गुनहगार को दबाव डालकर इंडिपेंडेंट खड़ा रखने पे भी मजबूर करते हैं, और ऐसा भी हुआ है। मुझे किसी ने बताया कि कुछ पुलिस ने भी ये काम किया है। मैंने तो देखा नहीं है, मगर मुझे किसी ने बताया कि ऐसा हुआ है। और रही बात कि ये बहुजन समाज में भी कोई आदमी खड़ा है अनिश करके, वो करीबन लास्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, उस दिन मेरे साथ में काम किया था, मगर काम नहीं किया, उसने बेईमानी की थी। आप समझे ने? तो बेईमानी की वजह से 2020 का जो चुनाव हुआ, उसके बाद मैंने आज तक उसकी शक्ल भी देखी नहीं है। मगर वो लोगों को कहता है कि कांग्रेस मेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक उसका चेहरा भी मैंने देखा नहीं है। मैं अजमेर का दीवाना हूं। नहीं, वो ऐसा मेरी बात समझे, मैं अजमेर का दीवाना हूं, और अजमेर की कसम खा के कहता हूं, मैंने अनीस को 5 साल में कभी देखा भी नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं देखा। क्यों? कि मेरी एक लाइफ ऐसी है कि मैं होता हूं घर पे, और घर से जब निकलता हूं तो मेरी ऑफिस होटल पे है, वहां जाता हूं। मैं किसी जगह चाय पीने भी रुकता नहीं हूं, और बाहर की दुनिया क्या होती है मुझे कुछ मतलब नहीं। मेरे को जिसको मेरी जरूरत है वो मेरे घर पे आता है, मैं उसको मान सम्मान देता हूं और उसका काम करने की कोशिश करता हूं। मगर कुछ लोग बदलाव करने की कोशिश में लगे हैं। खास तौर से देखे गुजरात में सियासी माहौल है, लेकिन आप लोगों की चुनावी रणनीति कैसी है? क्योंकि आने वाले दिनों में, जैसे आपने ही बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं, तो किन किन जगहों पर उनकी सभा वगैरह रखें? इमरान प्रतापगढ़ी का 3 तारीख को आने के सुबह, अभी तो सबसे पहले इमरान किडवाई साहब आ गए, उनको मैंने एयरपोर्ट से लेकर अपने घर लाया, खाना बना खिलाया, और यहां से उनको राजकोट की जिम्मेदारी दी है और अमरेली की। तो मेरे माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट को साथ में भेजे, और उनकी मीटिंगें वहां होती है। हमारे गुजरात के ऑब्जर्वर भी आए हुए, वो भी हमारे साथ में रहते। 3 तारीख को सुबह इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं। अभी तक पार्टी फैसला नहीं कर चुकी कि उनको वलसाड़ के लिए भेजा जाए या वेरावल सोमनाथ जाए, और 4 तारीख को क्या करें। हम लोग उसके लिए सदंतर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है मेन, जो हेलीकॉप्टर इश्यू करते हैं, उनके साथ हम लोग तालमेल में है। 3 तारीख को हेलीकॉप्टर मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं और खड़गे जी भी आ रहे हैं। तो पार्टी ने ऐसा बताया कि भाई 3 तारीख को हम ऐसा प्रोग्राम करें कि जहां बाय रोड जा सकते हैं। तो हो सकता है तो हम सूरत उनको बुला ले रहे, और सूरत से वलसाड़ की जो सीट है वहां हम लोग जाने वाले हैं। 3 तारीख का प्रोग्राम वलसाड़ का है, और 4 तारीख का प्रोग्राम अभी आया नहीं, मगर सोमनाथ जाएंगे अगर प्रोवाइड हेलीकॉप्टर किया तो, वरना दूर है बहुत। तो और अहमदाबाद में हम मीटिंग करने वाले हैं। एक वक्त था जब आदिवासी, दलित और जो भी जिनकी आवाज दबी कुचली होती थी, उनको एक भरोसा कांग्रेस से था कि हमारी आवाज को कांग्रेस उठाएगी। लेकिन अब वो वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं खिसकता जा रहा है। जैसे आपने नवसारी की बात की, तो वहां पे भी बहुत आदिवासियों का जो है वो गढ़ है, भरूच जो है वो मुस्लिमों का गढ़ है। लेकिन इन तमाम जगहों से कांग्रेस जो मजबूत पकड़ थी वो खो रही है। कैसे इसे देखिए, सबसे पहले बात तो हमारी पार्टी ने उन जो पिछड़े समाज थे, जैसे आदिवासी है, ओबीसी है, एससी है,
उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए और उनकी वजूद पैदा करने के लिए सोच समझकर हमारे स्वर्गस्थ राजीव जी ने पंचायती राज बुलाया। और पंचायती राज में जो रिजर्वेशन आया वो छोटे से छोटे गांव में सरपंच से लेकर नगर परिषद है, कॉरपोरेशन है, सब में रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन आने की वजह से जो हमारे लोग थे जिनको भारतीय जनता पार्टी कभी अपनाना चाहती नहीं थी, आरएसएस उसके खिलाफ थी, वैसे लोगों में डिवीजन पैदा हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन पैदा हुआ। तो हमारे जो समाज ने कभी कांग्रेस के पंजे के सिवा किसी को वोट डाला नहीं था, वो लोगों में डिवीजन पैदा हुआ और बीजेपी का जो वोट है वो हक बन रहा। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हम पर एहसान किया, मगर हम पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए बढ़ गए। मुसलमान का कोई रिजर्वेशन नहीं है, वरना मुसलमान भी बढ़ जाता। मगर मुसलमान का अगर रिजर्वेशन आता और मुसलमान बढ़ जाता तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो नुकसान देश को हो रहा है, हिंदू और मुसलमान की बात, वो खत्म हो जाती। क्योंकि मुसलमान भी रिजर्वेशन की वजह से सामने वाली पार्टी में जाते, कुछ कांग्रेस में रहते, कुछ सामने जाते, और ये बंटवारा होता मुसलमानों का भी तो 100% देश में से कौमवाद की बात चली जाती। और मैं तो ये कहता हूं कि रिजर्वेशन हुआ होता तो मुसलमानों में जो भी हो रहा है कॉम्युनल बात, और इस देश में भी हो रही है, वो सब की सब बात खत्म होती और देश जो भी पार्टी सत्ता पर आती मगर देश को सबको साथ में लेकर चलती और हिंदुस्तान का और हमारे देश का बहुत बड़ा स्थान पूरी दुनिया में होता। आपके बच्चे जो है वो समीर खान, वो यहाँ से काउंसलर रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मौजूदा वक्त में सियासत को आप जानते ही हैं। क्या बच्चों को आप पॉलिटिक्स में उतारेंगे, वो सियासी पारी खेलेंगे? उसमें ऐसा है कि मेरा बेटा समीर खान, उसने इस इलाके में काफी काम किया। हमने कोरोना जैसे में भी बहुत काफी काम किया, हमारे खुद के पैसे लगाकर हमसे जो बन सकता था वो किया। बिहार यूपी जाने वाले गरीब मजदूर लोगों को, हिंदू मुसलमान सबको हमने बिहार यूपी पहुंचने के लिए लग्जरियों में उनको खाना खिलाकर, उनको फूड पैकेट देकर, उनको बाइज्जत हमने उनके वतन भेजे। उसके बाद इलेक्शन आया, मगर कुछ लोग समझ नहीं पाए हमारी कामगिरी को, और हमारा समाज भी समझ नहीं पाया। और ओवैसी की बात में आकर लोगों ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया। मेरा बेटा उस बात से नाराज है कि हमारे समाज को हमारी कोई कदर नहीं है, कितना भी काम करे मगर समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। तो वो तो कहता है कि मैं पापा बिजनेस करूंगा, मुझे पॉलिटिक्स में मत डालो। उसकी कोई इच्छा नहीं है। मेरे खिलाफ भी एक साजिश इसलिए है कि लोगों को डर लगता है कि ये कांग्रेस का फीड कार्यकर है, और कभी उसने दल बदल किया नहीं है। कभी जनता दल भी नहीं देखा, कभी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, कभी कोई भी पार्टी नहीं देखी। जन्मजात पूरी फैमिली कांग्रेस से है। और कांग्रेस में मैं अहमद पटेल साहब के करीब था, तो हमारे समीर खान के खिलाफ भी जो साजिश हुई, जो बड़े दावे करते हैं, उन्होंने भी समीर खान को हराने में पूरी साजिश की, क्योंकि वो समझते थे कि अगर समीर खान जीता तो मिनिस्टर सरकार आएगी, तो अहमद पटेल के करीबी आदमी है तो सरकार में मिनिस्टर समीर खान ही बनेगा। तो लोगों को अलग सोच होती है और मेरी सोच अलग होती है। आखिर में क्या अपील करेंगे वोटरों से आप? मैं तो पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी लोगों को अपील करता हूं कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। जो आज के माहौल में हिंदुस्तान में जो माहौल पैदा हुआ है
और बिन सांप्रदायिक ताकत सब एक हुई है, इंडिया का पूरा गठबंधन हुआ है, तो ऐसे टाइम पर माइनॉरिटी के एक एक आदमी को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए इस देश के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए और इस देश की प्रगति के लिए। हम सबको मिलकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट डालना चाहिए। जो नहीं डालेगा वो गफलत में रहेगा और बहुत बड़ा नुकसान उनको तो होगा, मगर उनके आने वाले बच्चों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बार हर इंसान अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझकर अपना वोट जाकर इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी है वो सारी पार्टी की फेवर में अपना मत डाले। आज हिंदुस्तान का मुसलमान ने जब 80% जो मतदान कर दिया, तो ऐसी कुछ सीटें हैं कि जहां बीजेपी उनको हरा नहीं सकती। सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट डालने जाने की जरूरत है और कुछ करना नहीं है। न हमको किसी से झगड़ा करना है, न कोई फसाद करना है, न कोई गलत अल्फाज बोलना है। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए हम जी रहे हैं और मरेंगे भी हिंदुस्तान में ही हम लोग। तो हिंदुस्तान की ताकत बढ़े, हर कोई मजहब का आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सुख और शांति से रहे और देश की तरक्की करे। और बाहर के मुल्कों में भी जो हमारे हिंदुस्तानी जाते हैं उनकी भी सलामती के लिए भी हमको सोच समझकर वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां मुसलमानों की कंट्रियां हैं, वहां भी हमारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई भी सुख और शांति से रहता है। हमारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारी कोई ऐसा अल्फाज नहीं होना चाहिए और हमारे देश की कोई भी पार्टी ऐसा न बोले जिससे बाहर के मुल्क में रहने वाले हमारे हिंदुस्तानियों को तकलीफ पैदा हो। हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तानियों के लिए ही काम करना है, यही सारे मुस्लिम समाज का भी फर्ज है और हिंदुस्तान के सारे लोगों का भी फर्ज है। आपने इतने बिजी शेड्यूल में मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वजीर खान साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि आने वाले दिनों में मतदान करना है और खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। इसके अलावा उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसे भी राजनीतिक बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि गुजरात में जिस तरीके से हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी पार्टी मजबूत पकड़ के साथ एक बार फिर से सत्ता में आएगी और जीत हासिल करेगी।